सक्सेस पॉइंट बाय देवासर चैनल में आप लोग का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए आज हम लोग देखते हैं ये है धरती के सबसे लंबी उम्र वाले 4 जीव। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग हेडिंग दे लेते हैं उम्र वाले 4 जीव। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं जिससे रीडेबल हो। धरती पर कई तरह के रेयर जीव पाए जाते हैं। इन जीवों को इनके अनोखेपन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जीवों की कई स्पीशीज को साइंटिस्ट के स्पेशल प्रोटेक्शन में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि पानी में रहने वाले जीव ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, लेकिन आज हम आपको धरती पर रहने वाले उन जीवों के बारे में बताएंगे जो अधिक दिन तक जिंदा रहते हैं। कछुआ। कछुआ भी लंबे समय तक जीवित रहता है। गैलापागोस कछुआ 200 से 250 साल तक जिंदा रह सकता है। अदत्त नाम का एक मेल कछुआ 225 साल तक जीवित रहा था। इस कछुए की साल 2006 में 225 साल की उम्र में मौत हुई थी। साइंटिस्ट के मुताबिक कछुओं की लंबी उम्र की वजह उनके डीएनए स्ट्रक्चर में है। अब देखते हैं नंबर 2 की न्यूज़। दूसरे नंबर, फ्रेश वाटर पर्ल मसेल। फ्रेश वाटर पर्ल मसेल पानी में रहने वाले अनोखे जीव हैं। यह पानी के अंदर बारीक पार्टिकल्स को फिल्टर करके उससे अपना भोजन करते हैं। इसकी पाचन क्रिया बहुत ही धीमी होती है, इस वजह से यह लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। अब तक का सबसे पुराना पर्ल मसेल 280 साल से अधिक का है। ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक सागर में ज़्यादातर पाई जाती है। ग्रीनलैंड शार्क की लंबाई 1 साल में सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही बढ़ती है। यह काफ़ी सुस्त मछली होती है और बहुत ही धीमी गति से तैरती है। साइंटिस्ट के मुताबिक धीमी गति से तैरने की वजह से इनके शरीर से ऊर्जा की खपत बहुत ही कम होती है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड शार्क काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहती है। साइंटिस्टों के मुताबिक कुछ ग्रीनलैंड शार्क करीब 400 साल तक भी जिंदा रह सकती है। चौथा देखते हैं बोहेड व्हेल। बोहेड व्हेल आर्कटिक समुद्र और उसके आसपास के इलाकों में रहती है। यह मछली 200 साल से भी ज़्यादा तक जिंदा रह सकती है। सबसे लंबी उम्र की व्हेल 2 से 11 साल जिंदा रही थी। इस मछली की सबसे करीबी रिश्तेदार मिंक व्हेल ही की उम्र 60 साल तक होती है। बोहेड के अंदर एक स्पेशल तरह का जीन होता है। यह जीन शरीर के खराब हो चुके डीएनए को सुधारने में मदद करता है। इसकी वजह से ही बोहेड व्हेल को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होती है। इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे हुआ था टेलीफोन का इन्वेंशन। ये तो आपकी हेडिंग है। अब आइए इसका न्यूज हम लोग देखते हैं। आज हम आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में बताएंगे, जिसने टेक्नोलॉजी से हमारी ज़िंदगी बदल दी। 1876 में ग्राहम बेल को आज के दिन ही टेलीफोन इन्वेंशन का पेटेंट मिला था। टेलीफोन के चलते लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट करना आसान हो गया है। आइए जानते हैं कि बेल टेलीफोन इन्वेंशन के बारे में कुछ खास बात है। आज ही के दिन मतलब जिस दिन ये पेपर में न्यूज़ निकली थी, ठीक है। ऐसे सोचा है इन्वेंशन के बारे में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की माँ बचपन से ही डेफ थी। इस वजह से उन्हें हमेशा अपनी माँ से इशारे में बात करनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी माँ की कमजोरी का कोई हल ढूंढना शुरू कर दिया। वर्षों की मेहनत के बाद बेल को सफलता मिली और उन्होंने साउंड साइंस की मदद से एक ऐसा ही मशीन तैयार कर दिया। यह मशीन डेफ डिजीज के शिकार लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यही साउंड मशीन आगे चलकर टेलीफोन के इन्वेंशन का भी आधार बनी। माँ के लिए बेल की बनाई यह मशीन आज भी यूज की जाती है। हेलन की लाइफ में बेल का रोल।
ग्राहम बेल ने हेलन केलर को उसकी टीचर एनी सुलिवन से मिलवाया था। दरअसल केलर के पिता बेल के बारे में सुनकर उनसे मदद मांगने के लिए उनके घर पहुंच गए थे। इस पर बेल ने केलर को सुलिवन के पास भेज दिया था। इसके बाद सुलिवन ने केलर को ट्रेनिंग दी। हेलन केलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को डेडिकेट की है। बता दें, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक हेलेन केलर के जीवन पर बनाई गई है। टेलीफोन लाइन बंद। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का 2 अगस्त 1922 को कनाडा के नोवा स्कोटिया में निधन हुआ। तब 1 मिनट के लिए अमेरिका और कनाडा में सभी टेलीफोन लाइन को बंद कर दिया गया। इसे किया पहला कॉल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनी पहली कॉल में अपने असिस्टेंट से हेलो नहीं बल्कि कम हियर आई वांट टू सी यू कहा था। बेल टेलीफोन पर बात करते वक्त अहो का इस्तेमाल करते थे। ये रही पूरी न्यूज जिसकी हेडिंग थी ऐसे हुआ था टेलीफोन का इन्वेंशन। हम लोग नेक्स्ट जानकारी देखते हैं इसी कड़ी में। पेशेंस के साथ बन जाती है बड़ी से बड़ी बिगड़ी बात। एक समय की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान होने की वजह से डूब गया और उस जहाज में जितने भी लोग थे वह उस जहाज समेत डूब गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वह आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान आइलैंड पर था जहां पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वह आदमी ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। दिन गुजरते गए और वो आदमी रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता रहता। फिर कुछ दिनों बाद उसने दुआ करना ही छोड़ दिया। उस आदमी ने वहां से बचने की उम्मीद ही खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उस आदमी ने लकड़ियां इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाया। फिर उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। पूरे 15 से 20 दिन निकल चुके थे और उस आदमी ने यहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद खो दी थी। इसीलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर एक लकड़ियों का घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग चुकी थी और वह घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तब उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। फिर जब मैंने रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वह आदमी यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह इस सुनसान आइलैंड पर है, तब पायलट ने कहा कि कल तुमने जो आग जलाकर हमें सिग्नल भेजा था उसी की वजह से हम आइलैंड पर आए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। हम सब रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीज़ उसके हिसाब से नहीं होती तो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हमें परेशान होने के बजाय पेशेंस से काम लेना चाहिए। परेशानियों में उलझकर हम कई बार खुद पर से ही विश्वास खो बैठते हैं, पर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये स्मार्ट मंत्रा का हमारा जो है एक मोटिवेशनल जो है कहानी कह लीजिए है, नोट है। इसी कड़ी में हम लोग दूसरी देखते हैं स्मार्ट मंत्रा की मोटिवेशनल स्पीच।
या शॉर्ट कहानी आप लोग कर लीजिए। लाइफ में कामयाबी के लिए ज़रूरी है सेल्फ डिपेंडेंट होना। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसले बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी को खेत में भेजूंगा। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा या निकलना होगा। मिस प्रिंटिंग। चिड़िया ने कहा, बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया। शाम को किसान खेत में आया और बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर किसान की बात सुनी और परेशान हो गया। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वो बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं हैं। कल मैं खुद आकर फसल काटूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है एक खेत छोड़ने का। हम आज रात ही एक खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वह जरूर आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अपने काम को जितने बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप कर आप निश्चित नहीं हो सकते। जीवन को सफल बनाने के लिए दूरदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है। इसी की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी आसानी से पा सकते हैं। कहानी मज़ेदार रही ना बच्चों? अगला देखते हैं स्मरण मंत्र। जीतने की भूख को बरकरार रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। वो लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो जाकर अपने पिता से पूछता कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। इस पर उसके पिताजी हमेशा बोलते कि घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो हर बार अपने पिता से पूछता और उसके पिता उसे हर बार यही जवाब देते। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपये का बिकने लगा और उसके पिता का घड़ा 400 रुपये में बिकता। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा और लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देते हैं कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमियां हैं, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने ये बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा मार्केट में 500 रुपये का बिकता है और आपका 400 का। मेरा घड़ा अच्छा बना है, आप हमेशा कमी निकालते हो।
बेटे की बात पर पिता चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाते हैं और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे लड़के की सेल गिरने लगती है, लेकिन पिता के घड़े अब भी 400 रुपये के ही बिकते हैं। तो अब लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़ों का प्राइस और कम होने लगा, तो वो परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, पर मेरे घड़े अब कोई नहीं लेता ही नहीं है। इस पर कुम्हार अपने बेटे को समझाता है कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने किए बेस्ट काम में भी सुधार की गुंजाइश है। पॉइंट टू बी नोटेड। आपका गुरु आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में आखिर तक उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना आपके लिए कामयाबी के दरवाजे ही खोलेगा। हम अपने किए बेस्ट काम से संतुष्ट हो, पर उसमें भी और सुधार की गुंजाइश को ढूंढना जारी रखें। यही असली सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट यानी रहस्य। इस पाठ मंत्र में नेक्स्ट देखते हैं कहानी। खुद पर विश्वास ही आपको बनाएगा दुनिया के बीच खास। एक समय की बात है, एक आदमी ने दो बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी और वह दोनों बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। रस्सी बांधने के बाद उस आदमी ने उस रस्सी के ऊपर कदम रखा और रस्सी पर चलने लगा। नीचे खड़े सारे लोग उस आदमी को देखने लगे और वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ जमा हो गई। वो आदमी धीरे धीरे करके उस रस्सी पर चल रहा था और सारे लोग उस आदमी को इस तरह देख रहे थे मानो कब वह नीचे गिर जाए। उस आदमी ने आधा रास्ता पार कर लिया, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। सारे लोगों को यह लगा कि वह नीचे गिरने वाला है, लेकिन वह संभल गया। उस आदमी ने अपना रास्ता कंप्लीट किया और जब वह नीचे उतरा तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और सीटी बजा रहे थे। वह आदमी फिर से उस बिल्डिंग पर चला और इस बार उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठाया और फिर से वह दो बिल्डिंग के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलने लगा। उसके बेटे ने उसको कसकर पकड़ लिया और अब तो सारे लोग बड़े ही हैरानी से उसे देख रहे थे। वह आदमी जैसे जैसे उस रस्सी पर कदम रख रहा था, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन इस बार भी उस आदमी ने अच्छे से उस रस्सी को पार कर लिया। जब वह नीचे आया तो उसने माइक लेकर पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं यह फिर से कर सकता हूँ? पब्लिक ने बड़े जोश में हाँ कहा। उस आदमी ने फिर से पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ? सारी पब्लिक ने फिर से हाँ कहा। उस आदमी ने कहा, तो फिर लाइए मुझे आपका बच्चा दीजिए। तभी सारी पब्लिक शांत हो गई। उस आदमी ने कहा, जिस तरह मैंने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर यह रस्सी पार की, उसी तरह मैं आपके बच्चे को बिठाकर यह रस्सी पार करूँगा। क्या आपको यकीन है? इस बार पब्लिक में से किसी की आवाज़ नहीं आई। सारी पब्लिक शांत खड़ी थी। तभी उस आदमी ने कहा, अभी तो आपको मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं रस्सी को पार कर सकता हूँ, लेकिन अभी किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। एक्सेप्ट करें कि हम दुनिया से पीछे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को देख विश्वास से ये कहते हैं कि वह कर सकता है, पर हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते। हम जिस दिन खुद पर विश्वास करना और मेहनत करना सीख लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसी कड़ी में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बेहतर करें कम्युनिकेशन।
गुड। आज बात करनी है एक जादुई हथियार की जो अदृश्य होते हुए भी जिंदगी के पहाड़ को हिला सकती है। वो है संवाद। दोस्तों, बातचीत करने, विचारों को व्यक्त करने और सुनने की कला आपके युवा जीवन को नींव मजबूत करती है। सोचिए, क्या जिंदगी में कभी ऐसा वाक़या हुआ है जब गलतफहमी के जाल में फंस गए, जब गलत शब्दों ने किसी रिश्ते को छीला हो? जरूर हुए होंगे ना। यहाँ भी संवाद कला ही काम आती है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणादायक वक्ता, फिल्म निर्माता और बेस्ट सेलिंग लेखक के रूप में मैं अपने शब्दों की मदद से विश्व भर में युवाओं को सिखाता हूँ और उन्हें सकारात्मक बातें बताता हूँ। हमें युवाओं को समझना होगा कि इसे सीखा जा सकता है, निखारा जा सकता है। खुद को जाहिर करने से मत घबराइए, क्योंकि आखिरकार ये शब्द ही हैं जो आपको दुनिया के सामने पेश करते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जिनसे हम युवा अपनी संवाद कला को धार दे सकते हैं। पहला, सुनने की कला। संवाद सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ध्यान से सुनने का भी हुनर है। किसी मित्र की समस्या सुनते समय पूरी तरह उनके नज़रिए में प्रवेश करिए। दूसरा, आत्मविश्वास की मजबूती। अपने विचारों पर भरोसा रखें। अगर आप खुद नहीं मानते कि आपकी बात महत्वपूर्ण है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज का जादू। शब्दों के साथ साथ हाव भाव, मुद्रा और चेहरे के हाव भाव भी संवाद का एक अहम हिस्सा है। खुली हथेली, सीधी मुद्रा और आंखों का कांटेक्ट विश्वास पैदा करते हैं। चौथा, सक्रिय सुनने की शक्ति। सक्रिय रूप से सुनना जरूरी है। बीच बीच में सवाल पूछकर, बात को आगे बढ़ाकर और संक्षेप में बताकर दिखाएं कि आप ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। पांचवा, पढ़ने लिखने की आदत। पढ़ना या ब्लॉग लिखना शब्दों पर पकड़ मजबूत करने के बेहतरीन तरीके हैं। इससे न सिर्फ आपको शब्दकोश का दायरा बढ़ेगा, बल्कि विचारों को व्यक्त करने की क्षमता भी निखरेगी। युवाओं, प्रभावी संवाद कला जीवन का खजाना है जो जोर से बोले और दुनिया को अपनी आवाज़ सुनाए। जेन जेड स्पीक में देखते हैं हम लोग हमारे जनरेशन की बड़ी प्रॉब्लम, कैंसिल कल्चर। राय रखना और एक दूसरे की राय को चुनौती देना बहुत स्वाभाविक बात है। हम सब सवाल करते हैं और एक दूसरे से बहस भी। इससे मुद्दों पर हमारी समझ और उसका दायरा बढ़ता है। पर इन दिनों एक अजीब सी संस्कृति से हम सब जूझ रहे हैं। किसी की राय आपकी राय से अलग हो, या उसने प्रचलित राय से अलग अपना मत रखा हो, या फिर कोई गलत बयानबाजी कर दी, तो सोशल मीडिया पर उन्हें पूरी तरह से नकारने की मुहिम शुरू हो जाती है। इसे ही कैंसिल कल्चर कहते हैं। एक खतरनाक सोशल मीडिया ट्रेंड है जो पल में भयानक रूप ले सकता है। हमारी जनरेशन में तो जब किसी की राय हमें अच्छी नहीं लगती तो हम तुरंत उस पर अपना फैसला सुनाने लगते हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि आखिरी उस व्यक्ति ने वो बात क्यों कही होगी। इस कैंसिल कल्चर के मारे हम तुरंत में किसी को भला बुरा कहने लगते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि अलग राय की जगह कम होती जा रही है। अमेरिका में इस कल्चर के बारे में बहुत चर्चा होती है। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में जो लोग इस टर्म को जानते हैं उनमें से 14% ये मानते हैं कि ये तरीका सेंसरशिप को बढ़ावा देता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भी खतरा है। हालांकि एक बड़ी तादाद को लगता है ये लोगों को उनके किए के लिए जिम्मेदार बनाने का तरीका है। मेरा मानना है कि ये दरअसल डराने का तरीका है। विख्यात चिंतक अल्बर्ट कामू की लिखी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कामू कहते हैं, भय पर आधारित इज्जत से बुरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी माँ भी कहती है कि अगर हम डर कर किसी की इज्जत कर रहे हैं तो वो बहुत कमज़ोर नींव पर टिकी इज्जत होती है। अगर हम सचमुच अच्छाई में भरोसा करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे और उनकी
भलमनसाहत पर भरोसा करेंगे तो उनकी राय अगर अलग है या गलत भी है तो हम उन्हें तुरंत कैंसिल नहीं करने लगेंगे। सहनशीलता एक सुंदर भाव है। मेरी उम्र के नौजवान तो इस कल्चर से इतना डरते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले वे 50 बार सोचते हैं कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं लगेगा। मेरे लिए तो वे जगह सबसे सुंदर होगी जहाँ असहमतियों के लिए खूब सारी जगह हो, ताकि हम खुलकर अपनी बात रखने का साहस कर पाएं। ज्ञान गंगा ओशो जी का विचार है। सभ्यता के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसके बिल्कुल विरोध में हैं? सभ्यता जैसी कोई चीज़ कहीं है ही नहीं, इसलिए मैं उसके विरोध में कैसे हो सकता हूँ? उसका अस्तित्व है ही नहीं, यह तो एक दिखावा मात्र है। हाँ, मनुष्य ने अपनी आदिम मूलभूत निर्दोषता को खो जरूर दिया है, परंतु मनुष्य सब नहीं हो पाया है, क्योंकि सब होने का कोई तरीका नहीं है। सब होने का एकमात्र तरीका है कि तुम स्वयं को उस निर्दोषता पर आधारित करो, उस आदिम निर्दोषपन पर स्वयं को आधारित करो, और फिर वहाँ से तुम विकसित हो सकते हो। यह तथाकथित सभ्यता तो झूठी है, यह तो एक नकली सिक्का है। यदि मैं इसके विरोध में हूँ तो मैं सभ्यता के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि यह सभ्यता है ही नहीं, यह झूठी सभ्यता है। लेकिन किसी को तो इसे शुरू करना ही होगा या करना ही चाहिए। बस तुम्हारी खाल जितनी गहरी है, तुम्हारी सभ्यता, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो, सब कुछ जितना अच्छा हो रहा है, बस किसी ने एक शब्द तुम्हारी और फेंका नहीं कि तुम उछल पड़ते हो। किसी ने तुम्हें एक गाली दी और तुम एकदम से विक्षिप्त हो जाते हो, उस आदमी को मार देना चाहते हो। बस एक पल पहले तक तो तुम मुस्कुरा रहे थे, एक शब्द ने तुम्हारी सभ्यता को उतार फेंका, तुम्हारी हत्यारी प्रवृत्तियां ऊपर आ गई, तुम सब कुछ को भूल गए। ये किस तरह की सभ्यता है? तुम्हारी एक व्यक्ति केवल तभी सभ्य हो सकता है जब वह सच में अंदर से जाग गया है। केवल वही व्यक्ति जगत में सच्ची सभ्यता ला सकता है। केवल बुद्धि पुरुष ही सभ्य होते हैं, और यही विरोधाभास है कि बुद्ध पुरुष आदिम के विरोध में नहीं है। वह आदिम का उपयोग आधार की भांति कर लेते हैं। वे बालवत निर्दोषता का उपयोग आधार की भांति कर लेते हैं, और फिर उस आधार पर एक बड़ा मंदिर खड़ा हो जाता है। यह सभ्यता को, बालपन की निर्दोषता को नष्ट कर देती है, और फिर यह तुम्हें झूठे सिक्के मात दे देते हैं। पहले तो यह तुम्हारी आदिम निर्दोषता को नष्ट करती। यदि एक बार आदिम निर्दोषता नष्ट हो जाए, तुम चालाक बन जाते हो, और फिर तुम फंस गए इस सभ्यता के जाल में। सच्ची सभ्यता तुम्हारे स्वभाव के विरोध में है, तुम्हारे बालपन के विरोध में है। सच्ची सभ्यता ऊंची और ऊंची उठती चली जाएगी, परंतु इसकी जड़ें तो आदिम निर्दोषता में ही होगी, जिसे तुम सभ्यता कहते हो। यह भी कोई सभ्यता है, इसलिए मैं इसके विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ कि आदमी सच में ही सुसंस्कृत हो, पर यह संस्कृति केवल विकसित हो सकती है, इसे बाहर से लादा नहीं जा सकता है, यह केवल भीतर से ही आ सकती है। देखिए, मोटी हेडिंग में जो लिखे गए हैं, जिसे तुम सभ्यता कहते हो वह सभ्यता नहीं है, इसलिए मैं इसके विरोध में हूँ। मैं चाहूँगा कि आदमी सच में ही सुसंस्कृत हो, पर यह संस्कृत केवल विकसित हो सकती है, इसे बाहर से लादा नहीं जा सकता, यह केवल भीतर से ही आ सकता है। तो यहाँ था, इसमें पॉइंट करके इसको हाईलाइट किए हैं। हेडिंग है द माइंड सिंपली नीड्स टू बी ट्रेंड। इतना लंबा तो पढ़ने में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग 1 पैसेज का लीजिए, देखते हैं। साध्वी भगवती सरस्वती जी का है। देखिए, यहाँ से ध्यान में हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है? विचार यह नहीं है कि मन को कोड़ों से कंट्रोल या वश में किया जाए,
दिमाग को बस हमारे खिलाफ काम करने के बजाय हमारे लिए काम करने के लिए ट्रेंड्स करने की ज़रूरत है। ट्रेंड मन कई मायनों में एक खूबसूरत टूल, आर्गन और मांसपेशी है और इसे समझने और ट्रेंड करने की ज़रूरत है। मैं ऐसे शब्दों से बचता हूँ जो स्ट्रगल या लड़ाई का संकेत देते हैं, क्योंकि अंततः यह सब हमारे अंदर ही हो रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को दबाने या खत्म करने की कोशिश करे। हम में से सभी को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, करुणा और प्रेम की। हम जो करना चाह रहे हैं वह वश में करने के बजाय ट्रेन करने की है। इसे बाहरी दुनिया से संकेत लेने दें, चाहे वह स्मेल के जरिए हो, देखने के जरिए हो या साउंड के माध्यम से हो। दुनिया के पास हमें देने के लिए शानदार एक्सपीरियंस है। फूलों को खुशबू, किसी पिजन की आंखों में देखने की क्षमता, सूर्यास्त देखना, संगीत सुनना और हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बदलने की परमिशन देना इत्यादि। हम खूबसूरत चीज़ें से घिरे हुए हैं, लेकिन हम उन उत्तेजनाओं के गुलाम नहीं बनना चाहते और यही मुद्दा है। हम जो देखते हैं वह वास्तव में मन के जरिए डिसाइड होता है। अगर 100 लोग एक ही सड़क पर चलते हैं तो वे इसे सैकड़ों अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं कि वे अपने एक्सपीरियंस का आविष्कार करते हैं, वे सभी अपने परसेप्शंस के साथ जस्टिस करते हैं। तो मन को ट्रेंड करने का मतलब है जो ऑब्जर्व्ड होता है उस पर कंट्रोल रखना। ध्यान हमें यही देता है। यह एक अभ्यास है, एक टूल है जो हमें मन पर काबू पाने में मदद करता है। जब हम अपनी सांस पर फोकस करते हैं तो वह क्या करता है? यह हमारे अवेयरनेस को हजारों स्थानों से उठाकर एक स्थान पर लाता है। इसमें सांस होना जरूरी नहीं है, यह एक मंत्र हो सकता है, यह मोमबत्ती की लौ हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बच्चों को लोगों की अच्छाई पर विश्वास करना सिखाएं। आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक क्या रहा है? पर्सनल लेवल पर मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मुझे लगता है कि मेरे पूरे जीवन में जो टूल मेरे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद था वह है ज्ञान, गहरी जागरूकता जिसकी मैं हकदार हूँ और एक खुशहाल जीवन और जीवन में अच्छी चीज़ों का हकदार हूँ। इस तरह मेरे माता पिता ने मुझे बड़ा किया है। उन्होंने मुझे सिखाया तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी हो, कुछ भी हासिल कर सकती हो। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ मुझे हमारे घर के पास एक जगह ले जाती थी जहाँ एक बहुत बड़ी स्लाइड थी, लेकिन वह मेरे साथ नीचे जाने से बहुत डरती थी। तो वह सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले किसी भी लड़के को पकड़ लेती और पूछती, क्या आप मेरी बेटी को स्लाइड से नीचे ले जाएंगे? मैं शायद 4 या 5 साल की थी। आज लोग उसे पागल कहेंगे कि वह अपनी नन्ही सी बच्ची को ऐसे किसी अनजान को सौंप दे, लेकिन मेरी माँ का लोगों के अंदर की अच्छाई में बहुत गहरा विश्वास था और उन्हें कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ हो सकता है। वह मुझे सिखाती थी, अजनबी सिर्फ दोस्त होते हैं जिनसे हम अभी तक मिले नहीं हैं। यही वह आदर्श वाक्य था जिसके साथ मैं पली बड़ी थी और इसके साथ ही उन्होंने मुझे लोगों की अच्छाई में विश्वास करना, ब्रह्मांड में विश्वास करना सिखाया। मुझे डर के साथ नहीं पाला गया। मेरा मानना है कि बच्चों की परवरिश के दौरान उन्हें सही ज्ञान के साथ बड़ा करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही आगे समाज का निर्माण करते हैं और जब ये न्यू ही आत्मविश्वास
यानी अविश्वास और आविष्कारता के बोझ से दबी होगी तो समाज की अपनी आपकी समरसता का विकास कैसे होगा। हम कैसे मानव जाति से प्रेम कर पाएंगे और एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे। तो साध्वी जी महाराज का बहुत ही अच्छा जो है रहा लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मेरे जो है चैनल से जुड़े रहिए नई नई जानकारी के साथ।